खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये लाइन सुनने में आपको भी बेहद अच्छी लग रही होगी और कहने में मुझे भी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं खुद आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ, उनकी आवाज को उठाती हूँ। लेकिन मौजूदा वक्त में ये पंक्ति समाज के किसी भी हिस्से में मानी जा रही हो ऐसा लगता नहीं है। नारी अस्मिता, महिला सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सारी बातें बड़ी बेमानी लगती हैं जब हम ये सुनते हैं कि राजधानी जयपुर में रात के वक्त होटल में पार्टी करके लौट रही लड़की को लिफ्ट देने के नाम पर उसका गैंगरेप किया जाता है। शर्मसार होना पड़ता है जब पता चलता है कि अस्पताल के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर अस्मत लूटी जाती है। गुस्सा आता है जब पता चलता है कि जयपुर में ही 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप होता है। किससे गुहार लगाए और किसे जिम्मेदार ठहराए? क्या महिलाएं हमेशा अपने लिए सुरक्षा की गुहार ही लगाती रहेंगी? क्या वो हमेशा अपने को कमतर ही आंकती रहेंगी? आखिर ये शौदे, ये दरिंदे, ये हैवान क्या ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे? कब तक महिलाएं सड़क पर अकेले निकलने में खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी? समाज की सोच महिलाओं को लेकर कब बदलेगी? महिलाओं के लिए सम्मान क्या सिर्फ किताबी ही रहेगा, सिर्फ बातों में ही रहेगा, या हकीकत की जमीन पर भी नजर आएगा? आप महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर सकते हैं, सड़क चलती लड़की पर फप्तियां कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मर्द हैं। मर्द कहते हैं आप अपने आप को, और इस धरती पर आपको जन्म देने वाली भी एक महिला है। लेकिन हवस की भूख में शायद इतने अंधे हो चुके हैं कि हैवान कि इन्हें ये तक याद नहीं रहा। तो आखिर कब थमेंगी ये सिस्कियां? गली गली हैवान, खौफ में लड़कियां। दरिंदों ने शहर में रहना मुश्किल किया, राजधानी में सुरक्षित नहीं रानी बेटियां। आज बिग फाइट में हमारा सवाल यही है कि आखिर कब तक सिसकती रहेंगी बेटियां और कब तक हवस का शिकार होती रहेंगी बेटियां? बहस आज इसी पर करेंगे। मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान, चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ है भाजपा विधायक अनिता भदेल जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ है, योगेंद्र जोशी जी है पूर्व आरपीएस और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भारती शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। शुरुआत अनिता भदेल जी आपसे ही करते हैं, महिला होने के नाते भी और महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते भी। आंकड़े लगातार बढ़ते रहते हैं अनिता जी, सवाल होते हैं, मुद्दे होते हैं, जब जब कोई ऐसा वाक्य आता है हम ऐसे ही बैठ के चर्चा करते हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकलता है। ये थमेगा कब, रुकेगा कब? कहां कमी रह जाती है कि आंकड़े सिर्फ बढ़ते रहते हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है? देखिए श्वेता जी, जो परिस्थिति आज राजस्थान की बनी हुई है, आपने बहुत सारी घटनाओं का उदाहरण अभी प्रस्तुत किया, लेकिन सिर्फ पुलिस की कार्रवाई यदि समय पर हो जाए, पुलिस में चालान प्रस्तुत हो जाए, अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाए, तो पूरे प्रदेश में ये माहौल बदल सकता है। इसलिए बदल सकता है क्योंकि यदि अपराधी को सजा मिलते हुए समाज के बाकी दरिंदे देख लेंगे कि नहीं, अपराधी को फांसी की सजा मिल रही है, तो निश्चित रूप से एक भय और एक डर का माहौल बनेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि सामाजिक रूप से भी एक चेतना की, एक अवेयरनेस की, एक मूवमेंट की आवश्यकता होती है, जो कभी कभी हमें लगता है कि नहीं हो पाता है, और उस वजह से ऐसे अपराधियों को के हौसले बुलंद हो जाते हैं। यदि सामाजिक चेतना, क्योंकि समाज बहिष्कृत करे, अभी कुछ दिन पहले परसों की ही घटना है, अलवर में 2 बेटियों ने अच्छे से धुनाई करी, तो उनको ये मजबूरन करना पड़ा क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि अपराधी को पकड़ा नहीं जा रहा था। तो यदि ऐसे लड़कियां खुद आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि इनको अच्छे से तबीयत इनको ठीक करने में ही इनका मजा है, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि और महिला हूँ, और बरसों से मैं इस बात की बात करती आई हूँ, परंतु कभी कभी आंकड़ा हमारा घटता है। लेकिन आज की परिस्थिति में राजस्थान में आपने खुद ने बोला है कि एम्बुलेंस में होता है, अस्पताल में होता है, एएसपी के ऑफिस में हो जाता है, पति के सामने दरिंदे पत्नी का गैंग रेप कर देते हैं, भूखी महिला के मजबूरन का फायदा उठा करके उसका ठीक है अनीता जी, बिल्कुल। और ये बहुत सारे मामले देखिए, हम इसको गिनने लगेंगे, और मैं तो ये कहूंगी कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं और क्या पता अभी किसी के साथ वहां रेप हो रहा हो, मामला बाद में सामने आएगा।
हर मिनट यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और अगर हम राजस्थान की बात कर लें और पिछले 5-6 दिनों की बात कर लें, अलग अलग तरह के कितने मामले यहाँ पर सामने आ गए हैं। भारती शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। भारती जी, इस तरह के मामले बार बार आते हैं सामने, सवाल कई उठते हैं कि अब क्या महिलाओं को ही आगे आना होगा खुद का बचाव करने के लिए? फिर कानून कहाँ रह गया? और समाज में एक मैसेज देने की बात होती है, वो कब पहुंचेगा मैसेज? देखिए, दो विचारधाराएं हैं। एक तो वो जो ये कहती हैं कि महिला उसमें सशक्तिकरण, आज़ादी, मेरा पहनावा, मेरी इज्जत, मेरी रूल, मेरी स्वच्छंदता, मेरे कपड़े, मेरे संस्कार। दूसरा है बिल्कुल संस्कारों वाला। अभी जरूरत है दोनों को पाठ वाली, जो दोनों को लेके साथ चले। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो ये सोच रहे हैं कि इनमें मैं दो एग्जाम्पल देना चाहूंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं चंद्रमुखी देवी जी, और छत्तीसगढ़ की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक। इन्होंने ये कहा है, बहुत ही सामंतवादी सोच है उनके हिसाब से, महिलाओं को पुरुषों के बिना कहीं नहीं निकलना चाहिए और टाइम से घर आ जाना चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, अगर हम 49% ये साबित कर रहे हैं कि हम हर जगह पे, हर फील्ड में हम सही तरीके से और पुरुषों से अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारे टैक्स जो हम दे रहे हैं उससे हम अपनी स्वतंत्रता के लिए क्यों नहीं डिमांड करते? क्यों हम जिन पॉलिटिकल पार्टियों को जिताते हैं, हमारी टैक्स से जब जज की फीस जा रही है, जब एक पुलिस अधिकारी की फीस जा रही है, तो वो टाइम पे काम क्यों नहीं करता है? क्यों निर्भया का 8 साल बाद डिसीजन आता है? इसलिए ये जो अपराधी हैं इनको बल मिलता है कि नहीं, आराम से जिएंगे, आराम से करेंगे, हर चीज पैसे से बिक जाती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, राष्ट्रीय लेवल का निवाई में एक महिला शिक्षा केंद्र है, बहुत नॉन है। मैं उसके 2 केसों में गई हूँ। एक केस में जब मैं पहुंची, शायद पूरे इंस्टीट्यूट की लड़कियां 6000-7000 लड़कियां जमा, वही 2, एक डिपार्टमेंट वाली और एक वो जो उस बेचारी विक्टिम के साथ थी। मैं पहुंची, मैं ताला तोड़ के उस बच्ची को बाहर निकाला, फिर जयपुर में राजस्थान महिला आयोग पहुंचा। ड्राइवर और उसके सफाई कर्मचारियों पे आरोप था। दूसरे दिन क्या हुआ, हेडलाइंस 2 राजस्थान के 2 मुख्य अखबारों में फ्रंट पेज पे पूरा एडवर्टाइजमेंट आया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि निचले स्तर से लेके पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल पार्टियां और हमारी न्यायपालिका भी बिकी हुई है। और ये जो हम डेली बैठ के डिबेट कर रहे हैं, ये वास्तव में हम सही लेवल पे नहीं कर रहे हैं। इसका इन्फॉर्मेंस लेवल पर ये काम नहीं कर पा रहा है। मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगी। एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। एक मजिस्ट्रेट शुड बी बाउंड कि इस टाइम फ्रेम में फैसला उनको देना ही है। अगर ऐसा हो गया होता तो निर्भया के बाद इस तरह के रेप केस रुक जाते। रहते सख्त सजा हो तो शायद उसका डर रहे। यही एक तरीका है, क्योंकि अरब कंट्रीज में ये बहुत कम लेवल पे हो रहा है रेप केसेस, इंडिया जैसे कंट्रीज में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली और पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। आरसी जी, बार बार जब हम इस तरह के मुद्दे आते हैं, आरसी जी चर्चा करते हैं और कई बार आप शामिल भी होते हैं, आज भी आप यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो बलात्कार के मामले हर महीने किस कदर बढ़ रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट है। अगर 2019, 20, 21 की भी बात कर ले तो 21 में भी मई तक में सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आए। आरसी जी, कहाँ कमी रह जा रही है? क्या वजह आप मान रहे हैं? कानून व्यवस्था को लेकर सवाल, चलिए विपक्ष के होने के नाते या सत्ता पक्ष होने के नाते अपनी बात कही जाती है, लेकिन सबसे इतर अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कहां पाते हैं आप राजस्थान को? श्वेता, सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान के जितने भी जो रीजनल चैनल है उनके अंदर एक जो प्रखर एंकर है और वो एक महिला है और वो महिलाओं के मुद्दे को प्रमुखता से रखती है, इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, उसके ऊपर जो आंकड़े हैं और तमाम जो दूसरे आरोप हैं वो निश्चित रूप से प्रश्न उठने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दुष्कर्म को लेके, दुष्कर्म का जो मुद्दा है, मैं आज राजनीतिक तौर पे इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं एक सरकार का जवाबदेह कार्यकर्ता होने के नाते और प्रतिनिधि होने के लिए तमाम आपके आरोपों का जवाब देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं और जो पूर्व सरकार के अंदर मंत्री भी रही, उन्होंने बात कही कि निश्चित रूप से दुष्कर्म को लेकर कहा कि सरकार की कार्यशैली पर उन्होंने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि जल्दी से आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और सख्त सजा मिलती तो निश्चित रूप से अपराधियों में भय पैदा होता। इन्हें ये पता होना चाहिए कि यूपी की जब सरकार थी 2012 के अंदर पॉक्सो एक्ट बना था। पॉक्सो एक्ट बनने के बाद में 2018 तक
जो हमारे जो दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी एक प्रश्न उठाया कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, तो पॉक्सो कोर्ट का जो गठन होना चाहिए था, 2012 में एक्ट बनाया, 2018 तक पॉक्सो कोर्ट की स्थापना नहीं हो पाई थी। ये एक महिला थी, मंत्री भी थी, लेकिन वो अपनी सरकार में आवाज नहीं उठा पाई। लेकिन राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता से आज राजस्थान के अंदर 57 पॉक्सो कोर्ट है और राजस्थान के अंदर ही 21 दिनों के अंदर अपराधी को फांसी की सजा का फैसला यहाँ से हुआ। कोई सवाल नहीं उठ रहा है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार क्या है, बिल्कुल फैसले लिए जाते हैं, लेकिन अभी जो देखिए, अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा था, इस मई की बात कर ले, मई में ही आंकड़े इतने ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे होते हैं? क्या किया जाए? सुरक्षा के लेके बात की जाती है, आपने कहा कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते रहते हैं। इस पर क्या किया जाए? सर, बिल्कुल हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि हम यहाँ पर चर्चा करें, उतना वक्त हो, बिल्कुल इस पर कोई बात नहीं करें। आरसी जी, बस यही जानना चाहते हैं आपसे। श्वेता, निश्चित रूप से जी श्वेता, मैं ये सोचता हूं कि निश्चित रूप से आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं, सरकार के संज्ञान में आने चाहिए, मुफ्त में दर्ज होने चाहिए। इससे पहले हमने देखा, हमने जो पड़ोसी राज्य हैं जिसमें राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, हाथरस का कांड हो चाहे उन्नाव का कांड हो, एक पीड़िता अपने न्याय के लिए सरकार से गुहार लगाती है, उस पर या तो ट्रक चढ़ा दिया जाता है या उसको आधी रात को दाह संस्कार कर दिया जाता है। और तमाम चीजें होती हैं। आंकड़े तो जनता के सामने आने चाहिए कि हमें पता चले कि जिस पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं वो कितने जवाब। राजस्थान में जाकर सभी मामले सरकार की नजर में आने चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। ये एक बात आपने अच्छी कही, बिल्कुल। अब हम उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों पर क्यों चर्चा करें सर, जब हम राजस्थान को लेकर जिक्र कर रहे हैं। योगेंद्र जी का रुख करना चाहूंगे, योगेंद्र जोशी जी। योगेंद्र जी पूर्व आरपीएस हैं, आप पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर समझते हैं और कई बार आपने इस पर प्रकाश भी डाला जब हम इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। लेकिन एक बात है कि हर बार हम चर्चा करते हैं सर, हर बार इस तरह के मामले बढ़ते रहते हैं। मई के महीने की बात करें तो पूरी तरह से लॉकडाउन था, बहुत सख्ती भी थी, लेकिन इसके बावजूद आंकड़ों में कमी नहीं आई। श्वेता जी, मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर कानून से अपराध रुकता होता तो सन 1857 के बाद की क्रांति से कानून बने हुए हैं और इतने कानून बने हुए हैं कि कानूनों का कोई हिसाब किताब भी नहीं है। लेकिन क्या इतने कानून बनने के बाद, क्या पॉक्सो कोर्ट खुलने के बाद, क्या सजाओं की फांसी तक पहुंचने के बाद क्या अपराधों में कमी आई है? बिल्कुल नहीं आई है और ये आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हमारे समाज ने उसको स्वीकार लिया है, पहले नहीं स्वीकारता था। मैं देखता था कि पहले पार्क के अंदर बैठ नहीं सकते थे, लड़के लड़की घूम नहीं सकते थे, पुलिस उनको टोंका करती थी। अब आप बताओ, आज से 2-3 साल पहले एक कार का एक्सीडेंट हुआ, जब वहां दोनों मर गए तब पता चला कि ये पत्नी तो किसी और की है और ये पति किसी और का है। तो इनको चेक कौन करेगा? पुलिस के आज हमारे समाज ने इसको स्वीकार कर लिया। पुलिस अगर किसी को टोकती है तो कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे समाज सेवी संगठन हो, अरे भाई आपने अगर 2 बालिग थे वो पार्क में घूम रहे थे, उनको कैसे टोक दिया आपने? कोई कार में बैठ के जा रहे हैं लड़के लड़की, उनको कैसे टोक दिया? ये चीजें पिछले कुछ सालों से हुई हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? आज पार्क में लड़के लड़की बैठे रहते हैं। अब रात को अगर ये कार में जा रहे थे, कल की घटना मान लीजिए, तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं रोका? अरे भाई, हो सकता हस्बैंड वाइफ हो या कोई ऐसी बात हो। तो हमारे समाज ने इस बात की स्वीकृति दे दी कि आज लड़के लड़की हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर मैच्योर है, बड़ा है, तो घूम सकता है, जा सकता है, आ सकता है। तो हमने इस चीज की स्वीकृति दी है। उसका नतीजा यह है कि कानून लागू नहीं हो पा रहा है। कानून लागू कैसे होगा? समाज के डर से होगा, समाज के प्रेशर से होगा। कानून अगर हमको लागू करना है तो सामाजिक चेतना जरूरी है। ये नहीं है कि साहब पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया, पुलिस ने तो सब कर दिया। अब आप देखिए, अब रात को रेस्टोरेंट खुला हुआ है, बार खुली हुई है, अब वो चेतना किस में लाएंगे कि बार क्यों खुली हुई है, किसने खोल रखी है, इसके लिए कार्रवाई कौन करेगा? इसके लिए पुलिस कार्रवाई करेगी। आज ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन लगा हुआ है और बार खुल रही है, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो क्या थाना अधिकारी को या उसके इलाके वाले को पता नहीं है? यह गलत बात है। मैं इस चीज से सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इलाके के अंदर बार का खुलना, किसी दुकान का खुलना, वहां के इलाके में सट्टा चलना, जुआ चलना, थाना अधिकारी को एक एक चीज की जानकारी रहती है। और अगर उनके रहते हुए ये इस तरह से रेस्टोरेंट खुला और रात को बियर दारू पिलाई गई और फिर उसके बाद में वो जा रहे हैं नाकेबंदी में, किसी को चेक नहीं कर रहे। आप देखिए, आप जाइए सिंगल, आपको पुलिस रोक लेगी, 10 पंचायत करेगी। एक साधारण गरीब आदमी जा रहा है, उसके लूम जाएंगे, मास्क नहीं है, तेरे फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, 10 तरह का कानून लगाते हैं।
लेकिन रात को 2 बजे अगर कोई कार में जा रहे हैं तो क्या ये जितनी नाकेबंदी लग रही है जो सी स्कीम से लेकर के अजमेर रोड तक है, किसी ने उनको रोका नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं, जो हमारे पुलिस की नाकेबंदी रहती है, या आप जाके देखिए, कोई तो मोबाइल पे बात करता रहेगा, कोई आपस में बात कर रहेंगे, 4 पुलिस वाले झुंड बनाकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी को चेक नहीं करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि ड्यूटी नहीं निभा रहे अपनी, ये चीजें जो है, ये हाँ। चीजें हमारे इस प्रकार के अपराधों को बढ़ोतरी करते हैं। इस प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी होती है। अगर ये चेक करने की कोई निकल के आया है, चेक होगा तो उनको डर रहेगा तो ये चीजें रुकेगी कि इस तरह से कोई अपराधी उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन अब उसको पता है कि अगर हम साथ में बैठ के जा रहे हैं तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी। तो आरसी जी आपने अभी सुना योगेंद्र जी ने क्या कहा, आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? क्योंकि जगह जगह नाकाबंदी भी है, पुलिस भी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी दिन की तो बात छोड़िए, देर रात जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या लापरवाही है अपनी ड्यूटी को लेकर इनकी? श्वेता, मैं ये कहना चाहूँगा कि योगेंद्र जी एक पुलिस के अधिकारी रहे हैं और ये खुद एक पुलिस के एक प्रमुख चेहरे रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये अपनी इनका एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन आप ही जानते हैं कि कानूनी तौर पे अगर कोई भी मैच्योर लड़का या लड़की कोई भी अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो पुलिस को ये हक तो नहीं है कि आप क्यों हैं या कैसे हैं। आजकल जो जिस सोसाइटी और जिस 21वीं सदी के भारत में हम जी रहे हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि आप किसी की निजता के अंदर तमाम दखल नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो दोस्त के रूप में थे, जो एक साथी के रूप में थे, एक अध्ययन बताता है कि दुष्कर्म के जो आंकड़े हैं, दुष्कर्म के जो मामले हैं, वो 83% मामले या तो आपके क्लोज परिजन में होते हैं, या कोई रिश्तेदारी में होते हैं, या कोई दोस्ती और जान और पहचान में होते हैं। हमें निश्चित रूप से जिस पुरुष प्रधान समाज की आप बात करते हैं, उनके लिए शर्मसार होने की बात है कि हमें जहां पे उनके साथ में खड़ा होना चाहिए वहां पे कैसे हम आधी रात को एक रोड के ऊपर हमारे अजीज दोस्त को छोड़ जाते हैं। ये निश्चित रूप से हमें समाज को एक आईना के तौर पे दिखाती है। इसलिए महती जिम्मेदारी इस समाज के सभी वर्ग के हिस्सों की है, किसी एक चीज की नहीं है। इसीलिए हम इस बात से निकल पाएंगे। जो एक छोटी मानसिकता है कि आधी रात को नहीं घूम सकते, आधी रात को नहीं जा सकते, आप अगर नोएडा में जाएंगे, आप गुड़गांव में जाएंगे, और आज आप भी जिस संस्थान में काम करें आधी रात को यहाँ से फ्री होके कर रहे हैं, आप बेटे और बेटी का जो लिंग डिस्क्रिमिनेशन है वो समाज के अंदर हमें नई चेतना के रूप में लाना पड़ेगा। सरकार की तत्परता निश्चित रूप से होती है। ठीक है, आप जिस लेकिन प्रकार ये आए से कैसे? जिस बात को निर्भया कांड को लेकर जिक्र किया जाता है, वही निर्भया कांड के समय होती है। क्यों हम अपनी बहन के लिए तो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन दूसरों की बहनों पर उसी तरह से आप बुरी नजर डालते हैं। ऐसे लोग भी हैं और ये समाज के ही हैं, आसपास के ही हैं। अनीता भदेल जी, सोच को बदलने की, समाज में सुधार की बात कही जाती है, लेकिन ये सुधरे तो सुधरे कैसे? लोग को ये ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे बाहर से नहीं आते, हमारे बीच में ही रहते हैं। श्वेता जी, इसका एक पक्ष से हम बात नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। रूप से भी इसका पक्ष है और प्रशासनिक दृष्टि से भी पक्ष है और सरकार का भी पक्ष है। बहुत सारे पक्ष हैं। एक होता है कानून की व्यवस्था। यदि कानून की व्यवस्था में, अब जैसे हमारे योगेंद्र जी कह रहे थे कि रात को लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में आरसी चौधरी जी कह रहे थे, जा रहे थे तो मना नहीं कर सकते क्योंकि पुरुष और महिला को कोई टोक नहीं सकते, उनके निजी व्यवहार को नहीं टोक सकते। ये मैं सही मानती हूँ कि निजी व्यवहार को नहीं टोक सकते, पर लॉकडाउन की हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं कि लॉकडाउन में रात के 2 बजे कैसे जा रहे थे? बार तो खुल नहीं सकती, 11 बजे तक ही खुलनी थी, फिर भी बार खुल गई। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। दूसरी तरफ समाज की बात करते हैं, तीसरी तरफ अब कानून की जब बात करते हैं तो अभी आप देखिए, मतलब नजरिया देखिए, ये नजरिया ही हमें ये दुष्कर्म की घटनाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आरसी चौधरी जी का नजरिया देखिए, जैसे ही राजस्थान की बात आई वो यूपी पर चले गए, है ना। हम सामना नहीं कर रहे, हम बात नहीं करना चाह रहे खुल करके। अरे कोई कमी है तो बात करो ना राज्य सरकार की, यदि समाज की कोई कमी है तो बात करो ना, पर हम नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और ये जो मानसिकता होती है ना, जो स्वीकार नहीं करने की मानसिकता, वो मानसिकता ऐसे अपराधियों को बढ़ोतरी देती है। सरकार पे प्रश्न उठाइए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप विधायक हैं, राजस्थान सरकार पे प्रश्न उठाइए, तमाम प्रश्नों के जवाब दूंगा मैं। 30 महीने हो गए ना, मुझे बताइए ना, मैं तो उठाती हूँ, मैं बता रही हूँ ना, 30 महीने में 14,000 घटनाएं घटी है बलात्कार की। 14,000 आरसी चौधरी जी 30 महीने में। मुझे बता दीजिए कि कितने मामलों में फांसी की सजा अपराधियों को हुई है,
और ये ऐसे मामले मैं जवाब नहीं देना है, चाहता हूं माननीय ये मंत्री। बिल्कुल खुल के आने वाले मामले हैं जो ठीक है आरसी जी, एक लाइन में कमेंट से वक्त खत्म हो रहा है। आरसी जी, जी विधायक, मैं जवाब देना चाहता हूं। यदि फांसी की सजा हुई आरसी जी, इस पर रिप्लाई क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। कितने प्रतिशत लोगों को ये श्वेता मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, श्वेता जी मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि अगर ये संवेदनशील होते तो पॉक्सो कोर्ट की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो जाती। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिला स्तर पे एडिशनल एसपी तक का अधिकारी लगाया है ताकि वो इसी मामले में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, देखिए हमारी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, और इसी मामले में चीजें उलझी रही जाती हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। भारतीय शोभा जी क्लास कमेंट चाहेंगे। अभी तो कम से कम इस मैटर पे तो कम से कम बीजेपी कांग्रेस बंद कर दीजिए, बेटियां आपकी भी होंगी, कम से कम शर्म कीजिए, बीजेपी कांग्रेस इसको खत्म कर दीजिए। अभी मैं कहना चाहूंगी, अब जब हमारी सरकारें फेल हैं, जब पुलिस प्रशासन फेल है, न्याय प्रणाली बहुत लंबे टाइम ले रही है, तो हमको समाज को समझना होगा। मैं समाज सेविका होने के नाते हर माँ से निवेदन कर रही हूँ, अपने बेटे को, अगर अपनी बेटियों को संस्कार सिखा रहे हैं तो अपने बेटों को भी संस्कार सिखाएं। वो अगर 1 घंटा लेट आ रहा है तो वो कहाँ है, ये आप ही उसको सिखाएंगी। माँ वो है जो चाल देख के बता देती है कि लड़का गलत है, अभी तो माँ ही इसको सुधार सकती है, परिवार इसको सुधार सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कल की घटना हुई है। मैं बताऊंगी, गरीब, वंचित और दलित बच्चियों के साथ जब होता है ना, तो ये बहुत सामूहिक रूप से होता है, बहुत दरिंदगी की हद तक होता है। एक 7 साल की बच्ची के 86 घाव, आप कल्पना कीजिए, 86 घाव क्या मायने रखते हैं। 8 दिन उस बच्ची को प्रताड़ित किया गया। तब किसी चैनल पे शायद मैंने इतने डिबेट नहीं सुने। अब मैं फिर कहना चाह रही हूँ, दलित और वंचित बच्ची के साथ जब ये होता है पावर डायनामिक हो जाता है। लेकिन अपनी माँ, हमको संस्कारों को, पूरे परिवार को, समाज को, कॉलोनियों को ये समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी बच्ची अगर रात को बाहर है तो हम चौक करें, ये माँ की गलती भी होती है, परिवार की गलती भी होती है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए इतना अहम है कि बेटों को समझाना होगा कि कैसा व्यवहार रखना है, और सबसे अहम बात कि अगर देर रात अंधेरी गलियों में कोई लड़की जाती है तो उसे आपको समझना होगा कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस दिन हर कोई समझ जाएगा, ये मामले अपने आप कम हो जाएंगे। फिर हम कानून की बात कर लें, पार्टियों की बात कर लें, एक दूसरे पर आरोप लगाए तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन समाज में ये मैसेज जाने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।